गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स की चर्चा करेंगे। ये जो सिनोनिम्स हैं ये 2020 के CHSL में पूछे जा चुके हैं। अतः हम लोग प्रीवियस ईयर्स के सवाल को देखने जा रहे हैं। एसएससी का अपने ट्रेंड है, एसएससी अपने ही सवाल को जो कि डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन्हीं को बार बार रिपीट करते रहता है, जहां तक इंग्लिश पेपर का सवाल है। ये CHSL 2020 के सिनोनिम्स है, लेकिन ये MTS, CPO, CGL ये कहीं भी पूछे जा सकते हैं। और अगर आप इन क्वेश्चन को अगर आप बढ़िया से अगर एनालिसिस करेंगे तो आप यही देखेंगे कि इनमें जो अधिकांश जो सिनोनिम्स जो 2020 के CHSL में पूछे गए हैं ये कहीं ना कहीं एसएससी के विभिन्न एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ये मोस्ट रिपीटेड ये सारे वर्ड्स हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है हमारा वो है एब्सोल्यूट। सबसे पहला वर्ड है हमारा एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट जो पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव होगा। चलिए, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? पूरा, संपूर्ण, ठीक है ना। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? चलिए, इसके सिनोनिम्स अगर हम बात करते हैं तो टोटल एक तो कॉमन सिनोनिम्स है, टोटल, कंप्लीट। लेकिन कुछ बेहतर वर्ड्स हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे इस रूप में। डाउनराइट। डाउनराइट मतलब ये होता है पूरा। इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट का भी अर्थ होता है टोटल। देखिए, अब ये चूंकि ये CHSL 2020 में पूछे जा चुके हैं, इसका मतलब ये है कि अब एब्सोल्यूट CHSL में तो आने की चांस कम है, लेकिन इसके जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है जैसे कि डाउनराइट, इम्प्लिसिट, टोटल, कंप्लीट तो आप समझते हैं, इसके लिए ज्यादा कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये आपके लिए ना बिल्कुल नया वर्ड है, ठीक है ना। ये आपके लिए बिल्कुल नया वर्ड है। तो जो आपको लगता है कि आप उसको पहली बार देख रहे हैं, तो वैसे वर्ड्स को आप जरूर गौर से देखें, ठीक है ना। ये वर्ड्स ये कभी भी पूछे जा सकते हैं। और अगर आप दूसरे अगर एसएससी के दूसरे एग्जाम्स की अगर और देखेंगे तो ऑलरेडी ये वर्ड्स कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। तो चलिए, इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी होगा संपूर्ण, ठीक है ना, पूरा। आप इस तरह से आप ऐसे समझिए, ठीक है ना। चलिए, इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे? इसके अपोजिट जो हो जाएंगे पार्शियल, आंशिक, ठीक है ना। पूरा का जो एंटो क्या होगा? पार्शियल, आंशिक। यदि कोई चीज पार्शियल है तो वह आंशिक है। यह पार्शियल भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलिए, हमें कहना है कि मुझे तुम्हारी योग्यता पर पूरा भरोसा है। हम कैसे लिखेंगे? आई हैव, ठीक है ना, एब्सोल्यूट, आई हैव एब्सोल्यूट, ठीक है ना, फेथ इन योर एबिलिटी। आई हैव एब्सोल्यूट फेथ इन योर एबिलिटी। मुझे तुम्हारी योग्यता पर पूरा भरोसा है। फेथ का मतलब विश्वास, भरोसा। चलिए, तो ये एब्सोल्यूट पहला वर्ड है आज की इस वीडियो सेशन का। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है एडेप्ट। हमारा जो अगला जो वर्ड है वो है एडेप्ट। एडेप्ट पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैं मेंशन करना चाहूंगा कि अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन इन अथवा एट लेगा। थोड़ा सा आप इसको भी जान ले। आप यहाँ दो चीजों की पढ़ाई कर रहे हैं। एक तो आप सिनोनिम्स तो पढ़ेंगे ही, एंटोनिम्स भी पढ़ेंगे, और साथ साथ अगर किसी वर्ड के साथ अगर इंपॉर्टेंट अगर प्रीपोजिशन है तो आप उसको भी सीखेंगे। तो ये जो वीडियो सेशन है केवल एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का नहीं है, उससे ये कहीं बियॉन्ड का ये वीडियो सेशन है। तो चलिए, अडेप्ट का मतलब क्या होता है? निपुण, कुशल। अब निपुण और कुशल के लिए हमारे पास कुछ ढंग के वर्ड है। कॉमन वर्ड अगर हम बात करते हैं तो स्किलफुल। कॉमन वर्ड अगर हम बात करते हैं स्किलफुल। देखिए, एक बहुत अच्छा वर्ड है कंसूमेट। अगर आप किसी मामले में कंसूमेट हैं तो आप निपुण हैं। आपके लिए ये जो वर्ड है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, कंसूमेट। कंसूमेट का मतलब होता है निपुण, माहिर। चलिए, आप कॉमन वर्ड की ओर आते हैं तो हमारा एक और मिलेगा एक्सपर्ट, ठीक है ना। इसका लिए हम हिंदी लिख सकते हैं माहिर, निपुण। अगर आप किसी चीज में डेप्थ है तो आप उसमें निपुण है, कुशल है। चलिए, हम लिख सकते हैं, देखिए, तो सी इज एडेप्ट एट यूजिंग कंप्यूटर्स। सी इज अडेप्ट एट यूजिंग कंप्यूटर्स। इसका हिंदी क्या निकलेगा? इसका हिंदी ये निकलेगा कि वह कंप्यूटर यूज करने में निपुण है, कुशल है। या हम इस वाक्य को भी देखेंगे, ही इज adept in he is adept in several languages। he is adept in several languages। इसका हिंदी क्या निकलेगा? वह कई भाषाओं में निपुण है। तो एडेप्ट का मतलब होता है निपुण। चलिए, अब इसके एंटो की अगर हम बात करते हैं, इसका एंटो क्या होने वाला है? इसका एंटो होने वाला है इनएप्ट, ठीक है ना। एप्ट का एडेप्ट का एंटो जो होगा इनएप्ट। इनएप्ट अगर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है,
ये CHSL आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप किसी मामले में अगर आप इनेप्ट हैं तो आप उसमें अयोग्य हैं, है ना, आप उसमें कुशल नहीं है। चलिए नंबर हम लोग 3 की ओर मूव करते हैं। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एपाथेटिक, हमारा अगला जो वर्ड है वह है एपाथेटिक। देखिए अगर आप एपाथेटिक हैं तो आप उदासीन हैं, उसके प्रति कोई आप इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, ठीक है ना। लोग जिए मरे, अगर आप एपाथेटिक हैं तो आप उसके प्रति केयर नहीं करते हैं, आप उदासीन बने रहते हैं। अब उदासीन कहने के लिए बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। इनडिफरेंट, ये टॉप क्लास का वर्ड है। अगर आप किसी चीज के प्रति उदासीन हैं, यानी कि आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, ना तो आप पर प्लस चार्ज है ना तो आप माइनस चार्ज वाले हैं, आप किसी तरह का भावना नहीं रखते हैं, आप टोटली एकदम उदासीन बने रहते हैं, ठीक है ना। आप एकदम उदासीन बने रहते हैं, कोई चिंता फिक्र नहीं है। अनकंसर्न्ड, इसके और सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, अनकंसर्न्ड, ठीक है ना। ये एपैथेटिक कंडीशंस होते हैं। तो इसका जो हिंदी होगा वो राइट, इसका हिंदी होगा उदासीन, ठीक है ना। इंडिफरेंट और अनकंसर्न्ड इसके दो अच्छे सिनोनिम्स है। चलिए अब एपैथेटिक का अगर आप एंटो अगर आप लेते हैं, इसका एंटो क्या हो जाएगा, तो इसका एंटो हो जाएगा इंथुजियास्टिक, जोशीला, जोश से भरा हुआ, अथवा ईगर, उत्सुक, ठीक है ना। इसके दो एंटो संभव है, ठीक है ना। अगर आप इंथुजियास्टिक हैं, आप उत्साह से भरे हुए हैं, उत्साहपूर्ण है, ठीक है ना। या आप अगर आप ईगर हैं तो इसका मतलब है आप उत्सुक हैं, आप उदासीन नहीं है, ठीक है। चलिए अब बहुत सारे लोग जो है ना एकदम मतलब एपाथेटिक कंडीशन में रह रहे हैं, सरकार का समाज का उन पर कोई ध्यान नहीं है। इसको कैसे लिखा जाए, दे आर लिविंग इन, दे आर लिविंग इन एपाथेटिक, दे आर लिविंग इन एपाथेटिक कंडीशंस। इसका मतलब उनके कंडीशन जो है बहुत बदहाल कंडीशन है और उस कंडीशन पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। तो ये एपाथेटिक जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलिए हम लोग फोर्थ वर्ड में चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है एपालिंग। हमारा अगला वर्ड है एपालिंग। एपालिंग का मतलब क्या होता है, देखिए अगर आप एपालिंग, कोई चीज अगर एपालिंग है तो वो भयावह है, ठीक है ना, बेहद खराब है। अगर कोई चीज अगर आप पालेंगे तो वह बेहद खराब है, वो भयावह है। क्या इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, शॉकिंग। शॉकिंग मतलब जो आपको एकदम बहुत खराब लगे, ठीक है ना। अगर कोई चीज अगर ऑफुल है तो वो बहुत खराब है। होरिबल, अगर कोई चीज अगर होरिबल है तो ये देखिए सारी टॉप क्लास की सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स की तो वैसे कमी नहीं है, आप ये समझ लें, सिनोनिम्स की कमी नहीं है। लेकिन कुछ ढंग के सिनोनिम्स की अगर बात किया जाए तो अपालिंग का सिनोनिम्स होगा शॉकिंग, ऑफुल, हॉरिबल, टेरिबल, है ना। इसका हिंदी होता है भयावह, बहुत खराब। इसको अगर हम सिंपल अगर हिंदी कहें तो भयावह, बहुत खराब। चलिए अपालिंग कंडीशन होते हैं, बहुत भयावह स्थिति। बहुत भयावह स्थिति के लिए हम क्या लिख सकते हैं, अपालिंग कंडीशन, बहुत खराब। अपालिंग कंडीशन भी होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि अभी मैंने एपाथेटिक कंडीशन के बारे में बात किया था, वैसे अपालिंग कंडीशन भी होते हैं। चलिए एक सेंटेंस देखा जाए, है ना। द कॉफी टेस्ट, ठीक है ना, अपालिंग। इसका हिंदी क्या निकलेगा, इसका हिंदी ये निकलेगा कि जो कॉफी का जो टेस्ट है वो बहुत ही खराब है, बहुत ही फेंकने वाला कॉफी है ये। तो अपालिंग बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, नंबर 5 में है हमारा अगला जो वर्ड है वह है अपारेंटली। चलिए हमारा अगला जो पूछा गया CHSL में वर्ड है वह अपारेंटली। देखिए अपारेंटली का मतलब क्या होता है, चलिए इसका एंटोनिम्स, सॉरी एक चीज मैं मिस कर रहा हूं, इसके एंटोनिम्स के मैं बारे में बात करता हूं। अपालिंग का मतलब होता है बहुत खराब, यानी कि कोई चीज यदि निंदनीय है, बहुत खराब है तो अपालिंग है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एडमायरेबल, प्रशंसनीय। इसका जो ये किसका एंटो है, ये अपालिंग का एंटो है, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी मैं अपालिंग के एंटो के बारे में बात कर रहा हूं। तो कोई चीज यदि एडमायरेबल है यानी कि वो काबिले तारीफ है, वो प्रशंसनीय है, वो काबिले तारीफ है, वो प्रशंसनीय है। चलिए अपारेंटली को देखा जाए, एलवाई लगा हुआ है, इस नाते ये एडवर्ब होगा। चलिए अपारेंटली का मतलब क्या होता है कि कोई चीज हमें ऊपरी तौर पर दिखाई देता है, हालांकि जरूरी नहीं है कि जो हमें दिखाई दे रहा है वो सच्ची हो। तो चलिए अपारेंटली का मतलब क्या होता है, ऊपरी तौर पर, ऊपरी तौर से। इसके लिए क्या सिनोनिम्स हो जाएगा, सीमिंगली, सीमिंगली, है ना, या ऑस्टेंसिबली, या ऑस्टेंसिबली, ठीक है ना। और अगर हिंदी कहा जाए तो इसका हिंदी सरल, अगर हिंदी की बात किया जाए तो इसका हिंदी होगा ऊपरी तौर से। जैसे आप इस सेंटेंस है ना, आप अपारेंटली का आप यूज समझ सकते हैं, ही अपारेंटली डायड ऑफ, है ना, ए हार्ट अटैक,
चलिए इसका हिंदी क्या निकलेगा, इसका हिंदी ये निकलेगा कि ऊपरी तौर पर ऐसा लगता है कि वह हार्ट अटैक से मरा है। ठीक है ना, कोई व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उसके बारे में कहा क्या गया है कि लग रहा है कि ऊपरी तौर पर वह हार्ट अटैक से मरा है, लेकिन ये जरूरी नहीं हो। अभी पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर होगा कि एक्चुअल में उसके डेथ का कारण क्या है, लेकिन जैसा उसके मरने का स्थिति था वो ऐसा प्रतीत होता था कि वह हार्ट अटैक से मरा हो। अपारेंटली का मतलब यही होता है, ऊपरी तौर पर हमें जो दिखाई देता है उसके लिए हम अपारेंटली का इस्तेमाल करते हैं। चलिए तो हमारा ये 5th नंबर का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अपारेंटली। चलिए आगे हम चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है 6th नंबर में बोहेमियन। बोहेमियन बहुत ही टॉप क्लास का वर्ड है, ठीक है ना, ये है बोहेमियन। देखिए यदि कोई व्यक्ति बोहेमियन है, इसका मतलब है कि वो जो व्यक्ति है ना वो अनकन्वेंशनल व्यक्ति है, वो अनकन्वेंशनल व्यक्ति है। अगर कोई व्यक्ति अगर बोहेमियन है तो वो अनकन्वेंशनल व्यक्ति है, वो रूढ़िवादी नहीं है, लीक से हट के काम करता है। तो चलिए इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, अनकन्वेंशनल, ठीक है ना, ऑफ बीट, बहुत ये टॉप क्लास का वर्ड है, जो लीक से हट के काम करे वो ऑफ बीट होते हैं। ठीक है ना, यदि कोई व्यक्ति अगर बोहेमियन है इसका मतलब है कि वो अनकन्वेंशनल है, वो ऑफ बीट है। ठीक है ना, इसका जो रूढ़िवादी ना हो, जो रूढ़िवादी ना हो मतलब जो परंपरा से ना चले, है ना, जो परंपरागत ना हो, वो कहलाता है बोहेमियन कहलाता है। ठीक है ना, ये ज्यादातर जो वर्ड आते हैं किसी आर्टिस्ट के लिए, किसी राइटर के लिए आते हैं। जैसे आप ये वाक्य देखिए, ही इज नोन फॉर, ही इज नोन फॉर हिज, है ना, बोहेमियन, ठीक है ना, वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने जो जीवन जो जीता है ना, वो लीक से हटकर, उसका जो जीवन जीने का जो शैली है ना वो लीक से हटकर है। जैसे आम लोग जीते हैं वैसा वो नहीं जीता है। चलिए अब इसके अपोजिट की अगर हम बात करें तो इसका अपोजिट हो जाएगा, अब यहीं से हम उठा सकते हैं वर्ड कन्वेंशनल, यहीं से हम वर्ड उठा सकते हैं कन्वेंशनल, या एक और वर्ड ऑर्थोडॉक्स, या एक और बहुत ही, देखिए ये सब टॉप क्लास के ये वर्ड्स हैं। अब बोहेमियन ना पूछ करके आपसे ऑर्थोडॉक्स पूछ सकता है, बोहेमियन ना पूछ के आपसे ऑफ बीट पूछ सकता है। तो ये जितने भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देने का मेन पर्पस क्या है कि आप बोहेमियन पर अब ज्यादा ध्यान ना दे करके आप इसके जो नए नए वर्ड्स हैं, जैसे ऑफ बीट नया वर्ड है आपके लिए, जैसा मैं समझता हूँ, ऑर्थोडॉक्स आपके लिए नया वर्ड है, तो आप इन पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें। ठीक है, चलिए अब हमारा नंबर 7 वर्ड है। बोहेमियन के बाद हमारा अगला वर्ड है वो कैलस है। बोहेमियन के बाद हमारा अगला वर्ड जो है वो कैलस है। कैलस का मतलब क्या होता है, देखिए यदि कोई व्यक्ति कैलस है, इसका मतलब है कि वो बहुत ही कठोर व्यक्ति है, वो बहुत ही कठोर, जिसमें दया नाम का चीज नहीं हो। तो इसके कैलस के सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, मर्सीलेस। अगर आप मर्सीलेस हैं, मतलब मर्सी मतलब दया, लेस मतलब नहीं, ठीक है ना, र्यूथलेस, ठीक है ना, इसके लिए वर्ड हो जाएगा र्यूथलेस, कठोर। ठीक है ना, आप कैलस हैं, आप क्रूएल हैं, है ना, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, क्रूर, कठोर, क्रूर या कठोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कैलस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप ऐसे समझे। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट जो होंगे वो होंगे काइंड, इसका अपोजिट होंगे काइंड, कंपैसियोनेट, इसके जो अपोजिट होंगे काइंड, कंपैसियोनेट। इसका हिंदी क्या होगा, दयालु, है ना, दया से भरा हुआ। ये दोनों का कंपैसियोनेट भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये सीएचएसएल टाइप के एग्जाम्स के लिए ना ये सारे सुपर वर्ड्स हैं। चलिए तो अब इसे सेंटेंस थोड़ा सा देखा जाए। हमको कहना है कि उसे निर्दयता पूर्वक पीट कर मार डाला गया। एक हिंदी है, उसे निर्दयता पूर्वक पीट कर मार डाला गया। चलिए हम लोग इस वर्ड्स को देखते हैं। चलिए कैसे हम इसको लिखेंगे, ही वाज, ठीक है ना। चलिए कैलसली, एडवर्ब की जरूरत है, कैलसली बीटेन टू डेथ, ही वाज कैलसली बीटेन टू डेथ। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कैलस। चलिए हम लोग आते हैं नंबर 8 में आते हैं, तो हमें मिलता है कंप्लाई। हमारा अगला वर्ड है कंप्लाई। कंप्लाई वर्ब है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कंप्लाई के साथ प्रीपोजिशन, देखिए यहाँ फिक्स प्रीपोजिशन की बात है, कंप्लाई के साथ प्रीपोजिशन हम विथ देंगे। ठीक है, कंप्लाई का मतलब क्या होता है, पालन करना। अगर आप किसी चीज को, किसी आदेश को, किसी निर्देश को कंप्लाई करते हैं, मतलब आप उसका पालन करते हैं। पालन करने के लिए हमारे पास और भी वर्ड है, एबाइड। एबाइड मतलब भी पालन करना। चलिए कन्फर्म, कन्फर्म का भी मतलब पालन करना। चलिए हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का भी मतलब पालन करना। ये सारे पालन करने के लिए वर्ड्स है, लेकिन इनके साथ प्रीपोजिशन का मामला अलग अलग है। अगर हम कंप्लाई के साथ सेंटेंस बनाते हैं तो कंप्लाई के साथ विथ रखेंगे। एबाइड के साथ सेंटेंस अगर डील किया जाए तो एबाइड के साथ बाई लग जाएगा।
कन्फर्म के साथ ज्यादातर प्रयोग टू का होता है, और ऑब्जर्व के बाद नो प्रीपोजिशन। ऑब्जर्व अपने साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है जब मामला पालन करने का हो। इन तीनों का हिंदी क्या होगा? अगर हिंदी का अगर बात करें तो पालन करना, मानना, है ना, पालन करना या मानना एक ही चीज है, शब्द अलग अलग है। जैसे कि निर्देशों का पालन किया जाए, है ना, निर्देशों का पालन किया जाए, तुम निर्देशों का पालन करो, ऐसे इसको लिखेंगे, यू शुड कंप्लाई विथ, you should comply with instructions, you should comply with instructions। इसका हिंदी क्या निकलेगा? तुम्हें, है ना, निर्देशों का पालन करना चाहिए। देखिए, अगर इसी को मैं एबाइड से बनाता तो एबाइड बाई लगाता, ऑब्जर्व से बनाता तो ऑब्जर्व के बाद हम किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। चलिए, कंप्लाई का अपोजिट क्या हो जाएगा? डिसओबे, नहीं मानना, अवज्ञा करना। अगर आप किसी चीज को अगर आप डिसओबे करते हैं, आप उसकी अवज्ञा करते हैं, आप उसको नहीं मानते हैं। तो ये कंप्लाई, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और ये कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। किसी एग्जाम्स में सिनोनिम्स के तौर पर, किसी एग्जाम्स में एंटोनिम्स के तौर पर, किसी एग्जाम्स में प्रीपोजिशन के तौर पर। चलिए, हमारा अगला जो वर्ड है वह है कोडियल। हमारा 9 नंबर का जो वर्ड है वह कोडियल। देखिए, कोडियल का मतलब क्या होता है? दोस्ताना, मित्रवत, ठीक ना, सौहार्दपूर्ण। यदि कोई चीज यदि कोडियल है तो फ्रेंडली किस्म का है, ठीक है ना। आप इसके लिए सिनोनिम लिख सकते हैं, फ्रेंडली, क्या क्या, और सिनोनिम से एमिकेबल, है ना, इसका मतलब दोस्ताना, आप ऐसा समझिए, एमायबल, इन सब का मतलब दोस्ताना से है। दोस्ताना, मित्रवत, सौहार्दपूर्ण, सौहार्दपूर्ण या मित्रवत। अगर आप किसी से कोडियल रिलेशंस रखते हैं, आप उससे बहुत अच्छा मधुर संबंध रखते हैं। हमको कहने की भारत का, ठीक है ना, रूस के साथ एक मधुर संबंध है। हम कैसे लिखेंगे? अगर इसी लाइन को लिखा जाए तो इंडिया एंड रसा, भारत और रूस का एक मधुर संबंध है, हमको ऐसा लिखना है, इंडिया एंड रसा, ठीक है ना, हैव अ कोडियल रिलेशंस, हैव अ कोडियल रिलेशंस, ठीक है ना। भारत और रूस के जो संबंध है वो मधुर संबंध है। चलिए, कोडियल का अपोजिट क्या होगा? थोड़ा इसका अपोजिट को देख लेते हैं। इसका अपोजिट होगा होस्टाइल, उग्र। अगर आप किसी के प्रति अगर आप होस्टाइल हैं, इसका मतलब है कि आप उसके प्रति उग्र बने रहते हैं, ठीक है ना, आप अलग थलग रहते हैं, आप मित्रवत आदमी नहीं है। देखिए, इसके दो एंटो संभव है, ये दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आगे आने वाले परीक्षा के लिए, सारे सुपर वर्ड्स हैं। तो होस्टाइल का मतलब क्या होता है ना? उग्र, दुश्मनी से भरा हुआ, आप ऐसा समझिए। अगर कोई चीज अगर होस्टाइल है तो इसका मतलब है कि वो प्रतिकूल है, वो उग्र है। तो इसका एक हिंदी हो जाएगा प्रतिकूल और एक हिंदी हो जाएगा उग्र, एक ही चीज है, शब्द अलग अलग है। और अलूफ का मतलब होता है अलग थलग। ये व्यक्ति मित्रवत व्यक्ति नहीं होगा, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति अगर अलूफ जिंदगी जीता है, उसको किसी से मतलब नहीं रहता है, वो अपने आप में ही मस्त रहता है, ठीक है ना। तो ये अलूफ के बारे में बात हो गया। तो चलिए, कोडियल का साइन हमने क्या देखा? फ्रेंडली, इंपॉर्टेंट वर्ड है। एमिकेबल और एमाइबल, ये दोनों बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, ठीक है ना। अगर कोई चीज अगर कोडियल है, इसका मतलब है कि वो सौहार्दपूर्ण है, वो मित्रवत है। चलिए, हम लोग नंबर 10 की ओर बात करते हैं। हमारा अगला जो वर्ड है वो कॉम्प्लिकेटेड। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कॉम्प्लिकेटेड। देखिए, यदि कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड है, इसका मतलब है कि वो जटिल है, ठीक है ना, उसका मतलब है कि वह जटिल है। अब जटिल कहने के लिए हमारे पास कई तरह के वर्ड है। कॉम्प्लेक्स, चलिए, कॉन्वुलेटेड, ये सबका मतलब जटिल है, कन्वुलेटेड। चलिए, इसको थोड़ा सा साफ ढंग से लिख दिया जाए। चलिए, इंट्रिकेट, इंट्रिकेट जटिल, ठीक है ना। और एक वर्ड हो जाएगा इन्वॉल्व्ड। इन्वॉल्व मतलब ये होता है जटिल, आप ऐसा समझिए। यदि कोई चीज यदि कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि वो सरल नहीं है। कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक, कोई सिचुएशन, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो सकता है। इन्वॉल्व, देखिए, अब आपके कॉम्प्लिकेटेड से ज्यादा वर्ड आपके लिए क्या वर्ड है? इंट्रिकेट ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए, इंट्रिकेट ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए, इन्वॉल्व्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए, इन्वॉल्व का दो मतलब होता है, एक मतलब होता है शामिल। अगर आप किसी चीज में इन्वॉल्व हैं तो आप उसमें शामिल हैं, ठीक है ना। और इसका दूसरा मतलब होता है जटिल। यदि कोई टॉपिक, यदि इन्वॉल्व टॉपिक है, इसका मतलब है कि वो एक जटिल टॉपिक है। चलिए, सेंटेंस को क्लियर किया जाए। हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, तो एक सब्जेक्ट का नाम है डायनेमिक्स, एक कैलकुलस। आप इंटरमीडिएट में आप लोगों ने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा कैलकुलस, एक कैलकुलस है, और एक है डायनेमिक्स वाया कैलकुलस। ये सब्जेक्ट जो है ना, ये भी एक सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है ना, डायनेमिक्स वाया कैलकुलस, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट है जो कि आईआईटी लेवल पर ये पढ़ाया जाता है। डायनेमिक्स वाया कैलकुलस इज अ कॉम्प्लिकेटेड,
हम इसको सिंपल तरीका से कहें, डायनामिक्स वाया कैलकुलस इज ए कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, ठीक है ना। कैलकुलस तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन एक और सब्जेक्ट होता है डायनेमिक्स वाया कैलकुलस, है ना। और ये सब्जेक्ट आसान सब्जेक्ट नहीं है। चलिए इसके एंटो क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड के एंटो हो जाएंगे इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कॉम्प्लिकेटेड के एंटो हो जाएंगे इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आसान। अगर इसका अगर सिंपल अगर हिंदी कहा जाए तो इसका हिंदी होगा आसान। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं दर्थ, नंबर 11 वर्ड की तरफ चलते हैं। दर्थ, दर्थ नाउन है। देखिए दर्थ का मतलब क्या होता है, यदि कुछ चीज दर्थ है तो इसका मतलब है कि उसका अभाव है, उसकी पॉसिटी है, उसकी लैक है, ठीक है ना। चलिए दर्थ का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एस्कार्सिटी, चलिए पॉसिटी, लैक, वांट। कमी अभाव के लिए ना बहुत सारे वर्ड हैं, आप ऐसा समझिए, कमी अभाव के लिए वर्ड्स की कमी नहीं है, तो इसका अगर हिंदी कहा जाए कमी, अभाव, अपर्याप्तता, कोई चीज की जो होती है ना वो दर्थ होता है, अपर्याप्तता, ठीक है ना, वो डर्थ होता है। डर्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और कई बार एग्जाम से में पूछे जा चुके हैं। चलिए इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे, इसके अपोजिट हो जाएंगे एक्सेस, ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, ठीक है ना, जरूरत से ज्यादा। अभाव का उल्टा क्या होगा, एक तो होगा पर्याप्त, एक होगा, देखिए अभाव या कमी का एक एंटो होगा पर्याप्त, और एक होगा जरूरत से ज्यादा, दोनों इसके एंटो हो सकते हैं। एक इसका एंटो हो जाएगा एबंडेंस, एक इसका एंटो हो जाएगा एबंडेंस। एबंडेंस मतलब होता है पर्याप्तता, है ना। चलिए हमारे राज्य में सब कुछ है लेकिन यहाँ पर नौकरी के मौकों का अभाव है, ज्यादा नहीं है, नौकरी के मौके हमारे राज्य में ज्यादा नहीं, हमको ऐसे कहना है, हमको इस तरह से कहना है कि हमारे प्रदेश में नौकरी के अवसरों की संख्या मात्रा ज्यादा नहीं है। इसको कैसे कहा जाए, देयर इज अ डर्थ ऑफ, इसको अगर लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, देयर इज अ डर्थ ऑफ, देयर इज अ डर्थ ऑफ, ठीक है ना, जॉब अपॉर्चुनिटीज, देयर इज अ डर्थ ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज इन आवर स्टेट, नहीं इन आवर स्टेट, हमारे राज्यों में, ठीक है ना, जॉब अपॉर्चुनिटीज की एक तरह से कमी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं और ये समझिए कि ये तो सीएचएसएल में आ चुके हैं, लेकिन इनके सिनोनिम्स और इनके एंटोनिम्स फिर सीएचएसएल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बाकी जो मेन वर्ड है अब वो एमटीएस के लिए, सीपीओ के लिए, सीजीएल के लिए, वो समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम एग्जाम्स के बारे में बात भी नहीं करें तो ये सारे मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स हैं, अगर आप इंग्लिश में कुछ भी पढ़ते हैं तो ये सब आपको मिलने वाले हैं। अब हम नंबर 12 में पढ़ते हैं डिलेक्टेबल। चलिए डिलेक्टेबल का मतलब क्या होता है, स्वादिष्ट, ये किसी भोजन के लिए, किसी ड्रिंक के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। अब इसके लिए हो जाएगा सिनोनिम्स डिलीशियस, यदि कोई चीज यदि डिलेक्टेबल है यानी कि वो स्वादिष्ट है, पालाटेबल, पालाटेबल स्वादिष्ट, ठीक है ना, स्वादिष्ट। जैसे कि आप ऐसे समझे, द डिलेक्टेबल स्मेल ऑफ, सॉरी, द डिलेक्टेबल स्मेल ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है ना, इज कमिंग आउट ऑफ द किचन। इसका हिंदी क्या निकलेगा, चलिए इसका हिंदी क्या निकलेगा कि मतलब सब्जी की, मतलब बहुत ही अच्छा महक, मतलब खुशबूदार महक। तो डिलेक्टेबल का मतलब स्वादिष्ट या सुगंध से भरा हुआ, खुशबूदार। ये स्मेल के लिए भी आता है और टेस्ट के लिए भी आता है, दोनों के लिए आता है ना। आप इसको समझे, खुशबूदार, इसका एक और हिंदी निकलेगा डिलेक्टेबल का मतलब खुशबूदार निकलेगा, लेकिन ये सब भोजन के सेंस में इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। द डिलेक्टेबल स्मेल ऑफ वेजिटेबल्स इज कमिंग आउट ऑफ द किचन, इसका हिंदी क्या निकलेगा कि किचन से, ठीक है ना, सब्जी के एक अच्छा स्मेल, एक अच्छा स्मेल आ रहा है। तो चलिए इसका एंटो क्या हो जाएंगे, डिलेक्टेबल के एंटो हो जाएंगे अनपालाटेबल। देखिए पालाटेबल इसका साइन होता है, ये पालाटेबल जबरदस्त वर्ड है। यदि कोई चीज पालाटेबल है यानी कि आपके जीभ को ना सूट करता है, जैसे कि हम लोग कोई खाना खाते हैं, कहते हैं कि ये मेरे जीभ को सूट करता है, जीभ पर अच्छा लगता है खाते ही, तो वो भोजन कौन सा भोजन होता है, पालाटेबल होता है, ठीक है ना। चलिए अब अनपालाटेबल है, इसका मतलब है क्या कि वो अरोचक है, जो खाने में अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। किसी के लिए हो सकता है कि कोई भोजन पालाटेबल हो और वही भोजन दूसरे के लिए क्या हो, अनपालाटेबल हो, ठीक है ना। तो इसका साइनो क्या हो जाएगा, एंटो क्या हो जाएगा, अनपालाटेबल हो जाएगा। चलिए इसका एंटो क्या लिखेंगे, अनपालाटेबल, और इसका अगर सिंपल अगर आप हिंदी समझे तो अरोचक। यदि कोई चीज अगर डिलेक्टेबल है तो वो स्वादिष्ट है, खुशबूदार है,
और यदि वो अनपालाटेबल है, इसका मतलब है कि वो आदमी को वो खाने में अच्छा नहीं लगता, वो अरोचक है। चलिए हम लोग आगे की बात को लेके चलते हैं। नंबर 13 में हमारा अगला वर्ड है डेस्पिकेबल। देखिए डेस्पिकेबल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डेस्पिकेबल का मतलब क्या होता है? यदि कोई चीज यदि डेस्पिकेबल है तो इसका मतलब है कि वो चीज निंदनीय है, जघन्य है, ठीक है ना। खासतौर पर कोई कार्य ऐसा हो सकता है, डेस्पिकेबल एक्ट हो सकते हैं, कोई क्राइम आपका डेस्पिकेबल हो सकता है, जघन्य है ना। आपने कभी हिंदी सुना होगा ना, जघन्य अपराध, तो जघन्य अपराध का अंग्रेजी यही सब बनता है, डेस्पिकेबल से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। डास्टार्डली एक्ट, डेस्पिकेबल एक्ट मतलब बहुत खराब, निंदनीय। चलिए इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? ये एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच से, इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा कंटेम्प्टिबल, कंटेम्प्टिबल, डस्टार्डली, डस्टार्डली मतलब बेहद खराब, आप इसको समझिए। इसका अगर हिंदी कहा जाए तो इसका हिंदी हो जाएगा निंदनीय, ठीक है ना, बेहद खराब। जिसको आप जितनी आलोचना कर सके उतना कम है, तो वो डेस्पिकेबल एक्ट होता है। जैसे आप ये इस वाक्य को देखें, चलिए हिंदी इसका क्या निकलेगा, है ना। उसको उसके है ना बहुत ही बुरे काम के लिए उसको पनिश किया गया, सजा दिया गया, ठीक है ना। यदि कोई अगर वर्ड, यदि कोई एक्ट अगर डेस्पिकेबल एक्ट है, यानी कि वह काम बेहद खराब काम है, उसने कुछ निंदनीय कार्य किया होगा जिसके लिए उसको सजा मिला होगा, तो डेस्पिकेबल का मतलब यही है। इसके एंटोनिम्स की हम चर्चा करते हैं। डेस्पिकेबल का एंटो हो जाएगा एडमायरेबल, प्रशंसनीय। यदि कोई चीज डेस्पिकेबल है तो इसका मतलब है कि वो जो चीज है वो प्रशंसनीय है, सॉरी बेहद खराब है, और वो एडमायरेबल है, यानी कि वो चीज प्रशंसनीय है। चलिए हम आगे चलते हैं नंबर 14 की तरफ। देखिए हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है डायलेमा। डायलेमा क्या होता है, पहले आप इसको ऐसे समझिए। डायलेमा का मतलब होता है दुविधा, असमंजस, ठीक है ना। डायलेमा का मतलब होता है दुविधा, असमंजस। इसके दो अच्छे सिनोनिम्स है आपको मिलेंगे। क्वांड्री, देखिए क्यू है ये, है ना, आप इसको क्यू पढ़े, क्वांड्री या प्रेडिकामेंट, है ना। प्रेडिकामेंट का भी मतलब होता है असमंजस या दुविधा, ठीक है ना, असमंजस या दुविधा। क्या करे क्या ना करे, ठीक है ना, ये डायलेमा में होता है। जैसे कि वो असमंजस का सामना कर रहा है, हमको ऐसे कहना है कि कोई व्यक्ति जो है ना असमंजस का सामना कर रहा है। ही इज फेसिंग, इसको सिंपल तरीका से लिख सकते हैं, ही इज फेसिंग डायलेमा। ही इज फेसिंग, ये वो एक असमंजस का सामना कर रहा है, ही इज फेसिंग ए डायलेमा। कोई जॉब ऑफर है, मुझको तो असमंजस में डाल दिया, ठीक है ना, करे कि ना करे, जॉब ऑफर ऐसा है, ठीक है ना। हम लिख सकते हैं द जॉब ऑफर, कोई ऑफर आया है, द जॉब ऑफर, ठीक है ना, हैज प्लेस्ड मी, प्लेस्ड मी, है ना, इन ए डायलेमा। इसका हिंदी क्या निकलेगा कि जो जॉब ऑफर है वो मुझको उलझन में, है ना, मुझको वो असमंजस में डाल दिया है। प्लेस मतलब यहाँ रखना या डालना। चलिए तो डायलेमा की बात हो गई। डायलेमा के लिए स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस वर्ड को देखें साइनों के तो दृष्टि से वर्ड इंपॉर्टेंट है ही, खासतौर पर इसकी स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये याद रखने के डायलेमा में ना डबल एम होता है, डायलेमा में डबल एम होता है। नंबर आते हैं 15 की तरफ। चलिए इमर्ज। इमर्ज का मतलब क्या होता है? प्रकट होना, बाहर निकलना। अगर कोई चीज अगर इमर्ज होता है तो वो प्रकट होता है, वो बाहर निकलता है, कम आउट, कम आउट, ठीक है ना। इमर्ज का मतलब होता है कम आउट, बाहर निकलना, प्रकट होना, बाहर निकलना। या देखिए कोई बात वगैरह भी, कोई फैक्ट क्या होता है, बी रिवील्ड, है ना, प्रकट होता है वो, है ना, वो प्रकट होता है। आप इसको ऐसे समझे तो अगर कोई चीज अगर वो इमर्ज होता है, वो बाहर आता है, वो प्रकट होता है, ठीक है ना। जैसे कि देखिए अगर हम इसको सेंटेंस ऐसे बनता है ना, देखिए एक वर्ड है ट्रियम्फेंट, पहले आप ऐसे समझे। एक वर्ड है ट्रियम्फेंट, ट्रियम्फेंट मतलब होता है विजयी। आप इसको थोड़ा सा इसका यूज मैं आपको समझाना चाहता हूं। ट्रियम्फेंट का अर्थ होता है विजयी। अब विजयी होना का अंग्रेजी लिखना है, हमको विजयी होना का अंग्रेजी लिखना है, तो इसका जो वर्ब बनेगा ट्रियम्फेंट मतलब विजयी। अब विजयी होना का जो हमें अंग्रेजी लिखना है तो वो होता है इमर्ज, थोड़ा ध्यान दिया जाए, वो होता है इमर्ज ट्रियम्फेंट। इसके लिए एक विशेष ये वर्ड है ना, होना कि इसमें वर्ड बिकम नहीं होगा। ट्रियम्फेंट का जो वर्ब बनाएगा वो इमर्ज लगकर, वो इमर्ज के साथ बनेगा। जैसे कि आप इस वाक्य को देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध में, विश्व युद्ध में रूस विजयी हुआ, ठीक है ना। द्वितीय विश्व युद्ध में रूस विजयी हुआ, हम इसको कैसे लिखेंगे? रसा। चलिए
होना का अंग्रेजी वैसे बिकम होता है, लेकिन यहाँ पर विजय के साथ ना हमको लेके चलना है। अकेले अगर होता तो हम यहाँ पर बिकम का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ना इसको विजय के साथ रखकर चलना है। इसका मतलब है कि होना का अंग्रेजी क्या होगा, है ना, इमर्ज होगा। तो रसा इमर्ज्ड, ट्रियम्फेंट, ट्रियम्फेंट की जगह पर इसका हम सिनोनिम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विजय के लिए एक और वर्ड है विक्टोरियस, ये बहुत अच्छा ये वर्ड है, विक्टोरियस इन द सेकेंड वर्ल्ड वार, इन द सेकेंड वर्ल्ड वार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड इमर्ज। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वर्ड है फैसिनेशन। देखिए फैसिनेशन का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन, सम्मोहन, ठीक है ना, अट्रैक्शन। अगर आप किसी चीज में अगर फैसिनेशन दिखलाते हैं, आप उसके प्रति अट्रैक्शन दिखलाते हैं, आप उसमें एक तरह से इंटरेस्ट दिखलाते हैं, तो फैसिनेशन भी बहुत अच्छा वर्ड है, सम्मोहन, ठीक है ना। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बोर्डम, उबाऊपन। इसका जो एंटो क्या हो जाएगा, बोर्डम अथवा रिपल्सन। रिपल्स मतलब होता है ना विकर्षित करना, तो इसका दो हिंदी हो जाएगा एंटो का, उबाऊपन, और एक लिख सकते हैं विकर्षण। चलिए फैसिनेशन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज के प्रति अगर आप फैसिनेटेड है, यानी कि आप उसके प्रति मोहित बने रहते हैं, वो आपको बहुत लाइक होता है, ठीक है ना। जैसे कि आप ये वाक्य देखिए तो, है ना, सम पीपल हैव fascination with some people have fascination with computers, with the कंप्यूटर। इसका हिंदी क्या निकलेगा, इसका हिंदी ये निकलेगा कि कुछ लोगों को कंप्यूटर के प्रति बहुत सम्मोहन होता है ना। वो दिन भर कंप्यूटर 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 किए रहते हैं, कंप्यूटर में खोए रहते हैं। वो उनका कंप्यूटर जो ना इंटरेस्ट का एरिया है, उनका जो इंटरेस्ट का एरिया, यही फैसिनेशन है। फैसिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। चलिए फैसिनेशन के बाद हम लोग आगे चलते हैं फोरबिड। अब आगे हम लोग चलते हैं फोरबिड। फोरबिड का अर्थ होता है मना करना। अगर आप किसी चीज को फोरबिड करते हैं, आप उसको मना करते हैं। मना करने के लिए एक वर्ड डिसअलाउ, फिर बैन, ठीक है ना, ये मना करना, ये सब मना करना, प्रिवेंट रोकना, मना करना, ठीक है ना। चलिए मना करना या रोकना। चलिए इसका एंटो क्या हो जाएगा, अलाउ, परमिट, लेट, अलाउ, परमिट और लेट, ठीक है ना। इसका हिंदी हो जाएगा अनुमति देना। अगर आप किसी को अगर अलाउ करते हैं, आप उसको अनुमति देते हैं, अनुमति देना, अलाउ, परमिट और लेट। तो अगर आप किसी को फॉरबिड करते हैं, आप उसको मना करते हैं। जैसे आप इस वाक्य को देखें तो, स्मोकिंग इज फोरबिडेन, ठीक है ना, एट पब्लिक प्लेसेस, एट पब्लिक प्लेसेस। इसका हिंदी क्या निकलेगा कि इसका हिंदी निकलेगा धूम्रपान सार्वजनिक जगहों पर मना किया गया है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, और ये सारे जो वर्ड्स हैं वो CHSL, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये सारे वर्ड्स जो हैं वो CHSL 2020 में पूछे जा चुके हैं। अतः ये सारे मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे वर्ड्स होने वाले हैं। फोरसेक, देखिए फोरसेक का मतलब क्या होता है, त्याग देना, छोड़ देना। अगर आप किसी को फोरसेक करते हैं, आप उसको त्याग देते हैं। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अबैंडन, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अबैंडन, ठीक है ना, रिनाउंस, रिलिंक्विश। बहुत सारे वर्ड्स हैं, वर्ड की कमी नहीं है, इनके लिए ढंग का वर्ड्स है। रिलिंक्विश, डिजर्ट, ठीक है ना, इस सब का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना। गिव अप, छोड़ देना, त्याग देना। एक और इसका सिनोनिम्स लिख सकते हैं, गिव अप। अगर आप किसी चीज को फोर्स करते हैं, आप उसको छोड़ देते हैं। अब जैसे कि कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, शहर में रहने के लिए अपने, है ना, मूल गांव को छोड़ दिया। अगर हमको ऐसे लिखना है, ठीक है ना, तो हम कैसे लिखेंगे, ही हैज forsaken, इसका भीतरी क्या हो जाएगा, he has forsaken his native village, ठीक है ना, to live in the town, to live in the town। इसका हिंदी क्या निकलेगा, बहुत सरल इसका हिंदी है कि शहर में रहने के लिए उसने अपना नेटिव गांव को छोड़ दिया। तो ये फोर्सेक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। चलिए हम लोग आगे आते हैं, हेराल्ड। हेराल्ड का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी को हेराल्ड करते हैं तो आप उसका घोषणा करते हैं, अनाउंस, ठीक है ना। चलिए प्रोक्लेम, अनाउंस, प्रोक्लेम और प्रोमलगेट। चलिए या प्रोमलगेट जैसे, देखिए अब अनाउंस तो आप समझते हैं, इसके लिए कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ वर्ड्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसे प्रोमलगेट, ठीक है ना। अगर आप कुछ को प्रोमलगेट करते हैं, आप उसकी घोषणा करते हैं, घोषणा करना। जैसे आप इस सेंटेंस को देखिए तो,
चलिए ये क्या कर रहा है, ये सेंटेंस पहले क्या कर रहा है, रिसेंट जुडिशियल वर्डिक्ट्स। चलिए एक एक चीज को, एक एक खंड को पहले देखा जाए। रिसेंट जुडिशियल वर्डिक्ट्स, जो हाल के जो न्यायिक जो फैसले आए हैं, है ना, वर्डिक्ट मतलब फैसला, निर्णय, जो हाल में जो न्यायिक फैसले हुए हैं, हैव बीन हेराल्डेड, उनका घोषणा किस तौर पर किया गया है, एज द माइलस्टोन, कि ये जो वर्डिक्ट्स आए हैं, ये हाल के समय में जो वर्डिक्ट्स आए हैं, ये भविष्य के लिए क्या साबित होंगे, मील के पत्थर, ठीक है ना। माइलस्टोन का हिंदी होता है मील का पत्थर, कि अभी हाल के समय में जो कि जुडिशियल वर्डिक्ट्स आए हैं, इनको क्या कहा गया, इनको क्या घोषित किया गया कि ये माइलस्टोन साबित होंगे फ्यूचर वर्डिक्ट्स के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हेराल्ड। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट जो वर्ड है वह है इमिटेट। चलिए इमिटेट का मतलब क्या होता है, नकल करना। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना। अब नकल करने के लिए हमारे पास वर्ड है कॉपी, नकल करना, इमुलेट, नकल करना, ठीक है ना। चलिए ये इमुलेट तो टॉप क्लास का वर्ड है, इमुलेट तो टॉप क्लास का वर्ड है। अगर आप किसी को इमुलेट करते हैं तो आप उसकी नकल करते हैं। तो इमिटेट का मतलब होगा कॉपी, इमुलेट, मिमिक, है ना। मिमिक का भी अर्थ होता है नकल करना, नकल करना। जैसे कि आप ये वाक्य देखिए तो, ठीक है ना, वी शुड ऑलवेज, वी शुड ऑलवेज, ठीक है ना, इमिटेट, इमिटेट, है ना, ग्रेट पर्सनालिटीज, ग्रेट पर्सनालिटीज। इसका हिंदी क्या निकलेगा, पहले इसकी हिंदी को देखा जाए, ठीक है ना। हमें महान विभूतियां, जो महान जो हस्तियां हैं, हमें उन्हें नकल करनी चाहिए, हमें उनकी नकल करनी चाहिए, यानी कि जिस पथ पर वो चले वही पथ हमें फॉलो करना चाहिए। तो ये इमिटेट बहुत अच्छा वर्ड है, और इसमें इमुलेट तो टॉप क्लास का वर्ड है। अगर आप किसको इमुलेट करते हैं, आप उसकी नकल करते हैं। चलिए हम लोग 21 वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है लिविड। चलिए लिविड का मतलब क्या होता है, अगर आप लिविड हैं तो आप एकदम कुपित हैं, बहुत ही आप गुस्सा से भरे हुए हैं, आप बहुत ही गुस्सा से भरे हुए हैं। लिविड का मतलब होता है आग बबूला, क्रोधित, ठीक है ना। चलिए अब इसके लिए क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं, थोड़ा सा देखा जाए। फ्यूरियस, बढ़िया वर्ड देखा जाए तो फ्यूरियस। एंग्री तो कॉमन वर्ड है, हम उसकी चर्चा यहां नहीं करेंगे। फ्यूरियस। चलिए इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट। और एक पेपर में बहुत ज्यादा वर्ड इस्तेमाल होता है इरेट, इरेट का भी ना बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। वर्ड और भी है, ऐसा नहीं कि वर्ड इतना ही है, लेकिन अभी के लिए इतना पर्याप्त है, ठीक है ना। तो अगर आप लिविड हैं, आप क्रोधित हैं, आप क्रोधित हैं, आप आग बबूला हैं। चलिए इस पर सेंटेंस तो थोड़ा देखा जाए। चलिए इसका हिंदी क्या निकलेगा, ही बिकेम लिविड, ठीक है ना। ही बिकेम लिविड एट द मेंशन ऑफ हिज पास्ट। इसका हिंदी क्या निकलेगा, कि जब उसके भूतकाल के बारे में जब कुछ कहा गया, जब उल्लेख जिक्र किया गया, उसके पास्ट का जब जिक्र किया गया, तो एकदम वो क्रोध से एकदम मतलब खौलने लगा, वो आग बबूला हो गया, वो कुपित हो गया, ठीक है। चलिए इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, काम, शांत। तो लिविड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। तो हमारा जो अगला जो वर्ड है वो है मैलिग्नेंट। हमारा अगला जो वर्ड है वो है मैलिग्नेंट। देखिए मैलिग्नेंट का मतलब क्या होता है, देखिए मैलिग्नेंट का दो तरह से इस्तेमाल होता है। यदि कोई व्यक्ति मैलिग्नेंट है, इसका मतलब है कि वो किसी का कुछ बिगाड़ना चाहता है, वो दुष्ट टाइप का आदमी है, जो किसी का कुछ बिगाड़े, जो किसी से बैरी का भाव रखे, उसके प्रति विद्वेष का भाव ना रखे, वो मैलिग्नेंट होता है, ठीक है ना। चलिए इसके दो मतलब होते हैं। एक इसका मतलब है मेल वोलेंट, इसका टॉप क्लास का सिनोनिम से देखिए। मेल वोलेंट कौन होते हैं, मेल वोलेंट वैसे लोग होते हैं जो दूसरे का हित बिगाड़ना चाहते हैं, ठीक है ना। यदि कोई व्यक्ति दूसरे का हित बिगाड़ता है तो वो मेल वोलेंट टाइप का आदमी होता है। उसके लिए और वर्ड है एक मैलिग्नेंट है। चलिए मेल वोलेंट के बाद हम आगे चलते इविल। चलिए डेविल देखिए, अब डेविल मतलब होता है क्या, दैत्य, राक्षस। अब इसी से एक वर्ड बना डेविलिस। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, बैरी रखने वाला, बैरी रखने वाला, ठीक है ना। चलिए नुकसान पहुंचाने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला। अगर छोटा सा वर्ड लिखा जाए तो इसका एक नॉर्मल हिंदी निकलेगा दुष्ट। यदि कोई व्यक्ति मैलिग्नेंट है तो यानी कि वो दुष्ट टाइप का आदमी है। चलिए अब इसका एंटो, इस अर्थ के लिए, इस अर्थ के लिए जो मैं वन के बारे में बात कर रहा हूं, इसका एंटो हो जाएगा काइंड, दयालु। इसका हो जाएगा काइंड, दयालु। चलिए देखिए मैलिग्नेंट का जो एक इस्तेमाल होता है ना ट्यूमर के लिए, यदि कोई ट्यूमर मैलिग्नेंट ट्यूमर है, यानी कि वो कैंसर जनक ट्यूमर है,
ट्यूमर साइंस में पढ़ेंगे तो आपको ट्यूमर के प्रकार मिलेंगे, मैलिग्नेंट एंड बिनाइन। देखिए मैलिग्नेंट ट्यूमर वैसे ट्यूमर होते हैं जो तेजी से फैलते हैं, ये शरीर के एक अंग से शरीर के दूसरे अंग में चले जाएंगे, ये कैंसरस ट्यूमर होते हैं। कैंसर का कैसे कोई ट्यूमर हुआ कहीं और चला गया कहीं और, तो ये तेजी से फैलते हैं, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर कहलाते हैं। लेकिन बिनाइन ट्यूमर वो ट्यूमर होते हैं जो छोटा ही रह जाएगा, ये कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हार्मलेस ये ट्यूमर होते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैलिग्नेंट का जो दूसरा मतलब है वो होगा ट्यूमर के लिए। देखिए ये मामला है, अर्थ नहीं है, यहाँ पर मामला है कि ट्यूमर के लिए ही आएगा। और इसका तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कैंसरस, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कैंसरस, फैटल, कुछ और भी देखते हैं इसके सिनोनिम्स। चलिए, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वायरुलेंट, बेलफुल। देखिए सारे सिनोनिम्स है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कैंसर जनक, घातक, कैंसर जनक या घातक, लेकिन ट्यूमर के सेंस में ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है ना। चलिए, अगर हमको लिखना है कि वो कैंसर से मर गया, वो कैंसर से मर गया, हमको ऐसे लिखना है, हम ऐसे लिख सकते हैं, ही डाइड ऑफ, ही डाइड ऑफ। और कैंसर के लिए कैंसर नहीं लिखेंगे, बल्कि कैंसर क्या होता है, ट्यूमर होता है। और कौन सा ट्यूमर होता है, ठीक है ना, जो तेजी से फैले, है ना। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर, हमारा वाक्य ऐसे बनेगा, ही डाइड ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर वो ट्यूमर होते हैं जो तेजी से जिनका प्रसार होता है, और ये कैंसर जनक होते हैं। इसका एंटो क्या हो जाएगा, है ना, जो नुकसान ना पहुंचाए, बिनाइन। यदि कोई ट्यूमर, यदि बिनाइन ट्यूमर है, यानी कि वो नुकसान रहित है, वो जीवन भर छोटा रह जाएगा और किसी तरह से वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो ये बिनाइन ट्यूमर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वर्ड है पैरानोइड। पारानोइड, देखिए पारानोइड क्या होता है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना। ये एक दिमागी बीमारी के रूप में आता है। पैरानोइड का मतलब क्या होता है ना, कि व्यक्ति ये सोचता है ना, व्यक्ति ये सोचता है कि कोई व्यक्ति उसका कुछ नुकसान पहुंचा रहा है, कोई व्यक्ति उसके बारे में कुछ सोच रहा है। ये पैरानोइड का मतलब क्या होता है, सस्पिशियस, सस्पिशियस, आफ्रेड, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, आफ्रेड, फियरफुल। एक तरह का ये दिमागी, है ना, ये बीमारी है जिसमें अगर कोई व्यक्ति अगर पैरानोइड है, तो इसका मतलब है कि वो अक्सर सोचते रहता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचता होगा, लोग उसके बारे में क्या कहता होगा। हालांकि ये चीज सही नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो एक तरह का एक मानसिक, है ना, बीमारी, क्या, शक करने की बीमारी, इसको आप कहते हैं ना, शक करने की बीमारी, शक करने की बीमारी होता है पैरानोइड। चलिए, एक शक करने की बीमारी होता है, आप किसी पर शक करते हैं कि मेरे बारे में क्या सोचता होगा, मेरे बारे में क्या कहता होगा, हालांकि ये चीज गलत भी हो सकता है। तो पैरानोइड का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सस्पिशियस, आफ्रेड और फियरफुल। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। तो ये 24 वर्ड है प्रोफ्यूज। देखिए प्रोफ्यूज का मतलब क्या होता है, यदि कोई चीज अगर प्रोफ्यूज अगर है, तो इसका मतलब है कि लार्ज क्वांटिटी में वो पैदा होता है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में वो पैदा होता है, अत्यधिक, है ना, अत्यधिक आप ऐसे समझिए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए सिनोनिम्स हो जाएगा कोपियस, कोपियस, एबंडेंट। और इसको अगर तोड़ के लिखा जाए तो कैसे तोड़ के लिखेंगे, प्रोड्यूस्ड इन, प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट्स, प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट्स। तो इसका आप सिंपल आप हिंदी लिख सकते हैं, अत्यधिक, बहुत ज्यादा। यदि कोई चीज प्रोफ्यूज है तो वो बहुत ज्यादा है, वो अत्यधिक है। चलिए, अब कोई व्यक्ति है, बहुत ज्यादा खून गिरने से ना वो मर गया, हमको ऐसा कहना है। कोई व्यक्ति है, उसका देहांत हुआ, काफी दुर्घटना हुआ और काफी ब्लड उसका बह गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। कैसे लिखेंगे इसी चीज को, ही डाइड ऑफ, ही डाइड ऑफ प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, ही डाइड ऑफ प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, कि बहुत ज्यादा खून गिरने से वो मर गया, ठीक है ना। चलिए, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा इनएडिक्वेट। इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा इनएडिक्वेट, अपर्याप्त ना, अपर्याप्त जो ज्यादा नहीं हो। चलिए, हमारा अगला वर्ड है वैसिलेट, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वैसिलेट का मतलब होता है कि आप दो बिंदु के बीच ना आप दोलन करते हैं, आप झूलते हैं, एक तरह से आप एक तरह से झूलते हैं, कभी यहां कभी वहां, दो पॉइंट के बीच आप आगे पीछे होते जाते हैं, ठीक है ना। वैभर, वैभर, या हम लिख सकते हैं गो बैक एंड फोर्थ, गो बैक एंड फोर्थ, ठीक है ना। इसका सिंपल अगर हिंदी कहें तो झूलना, झुलवा वाला झूलना नहीं, ये सिचुएशन के सेंस में आएगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर इसे सेंटेंस एक देखा जाए, वह जिंदगी एवं मौत के बीच, मौत के बीच झूल रहा है, लग रहा है कि कभी मर जाएगा, लग रहा है कि कभी जी जाएगा, झूल रहा है।
वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। कैसे इसको लिखा जाएगा? ही इज वैसिलेटिंग, he is vacillating between life and death, he is vacillating between life and death, वो जिंदगी और मौत के बीच वो झूल रहा है। तो बच्चों आज का हमारा ये वीडियो सेशन में हम लोगों ने टोटल 25 हमने सिनोनिम्स की चर्चा किया। आगे की आपकी वीडियो जारी रहेंगे, आप चैनल से जुड़े रहें। अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलेंगे। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।